विषयों पर इनको वर्गीकृत किया गया है। पहला अध्याय हमारा शुरू होता है प्रारंभिक अध्याय। प्रारंभिक अध्याय जो शुरू होता है, इसमें 3 हमारे मुख्य बिंदु होते हैं इस अध्याय के। संहिता का नाम, प्रारंभ और लागू होना, और इसमें परिभाषा, साधारण, स्पष्टीकरण संबंधी सारी चीजें दी गई हैं। आइए चलते हैं अपने पहले अध्याय की तरफ। ये है हमारा पहला अध्याय, जिसमें हम संहिता का नाम, प्रारंभ और लागू होना, परिभाषाएं और स्पष्टीकरण के बारे में जानेंगे। परंतु इससे पूर्व आप देखे होंगे कि कुछ और चीजें इसमें थी जो हम अभी आपको नहीं बता रहे, लेकिन ऊपरी तौर पर बता दिए जाए। यह एक तुलनात्मक धाराएं हैं जो पुरानी नियम, पुराने कानून और नए कानून की तुलना की गई है। तो इसके बारे में हम जब आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, तो इसके बारे में धीरे धीरे जानकारी होती चली जाएगी। प्रारंभ अपने प्रथम अध्याय में देखते हैं संहिता का नाम, प्रारंभ और लागू होना। यह हमारे जो संहिता बनाई गई है, इसमें 358 धाराएं हैं, 20 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर हमारा शुरू होता है प्रारंभिक अध्याय। इस अध्याय में धारा 1 के तहत संहिता, प्रारंभ और लागू होना के बारे में बताया गया है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम धारा 1 में वर्णित किया गया है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। धारा 1 की धारा 2 यह उस तारीख को धारा 1 की धारा 2 में यह वर्णित किया गया है कि यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और इस संहिता के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं। अर्थात ये जो कानून बनाया गया था, ये बनाई गई है, ये 2023 में बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 रखा गया। और इसमें इसकी धारा 1 की उपधारा 2 में यह बताया गया है, यह उस तारीख को लागू होगा, प्रवृत्ति में यानी लागू होगा, जिस तारीख को केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी, नियत करेगी यानी जारी करेगी, और इसके अलग अलग धाराओं या उपबंधों को अलग अलग तारीखों पर लागू किया जा सकता है। इसके बारे में उपधारा 1 की उपधारा 2 कहती है। आगे चलते हैं। धारा 1 की उपधारा 3 की ये बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। धारा 1 की उपधारा जो 3 है, इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, मतलब जो नियम बनाया गया है उसके विपरीत कोई कार्य करता है
या लोकहित करता है या कोई ऐसे प्रतिकूल कार्य करता है जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा। जैसे कोई कार्य करता है, जो नियम बनाया गया है, ये नियम है, आपको ये कार्य करने चाहिए, परंतु आप उस कार्य को न करके उसके विरुद्ध में कर रहे हैं, तो आपको यदि भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। यानी इसी संहिता में जो दंड दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं, उसी के तहत वो दंडनीय होगा, उसको दंड प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। धारा 1 की उपधारा 4, भारत से किए गए किसी अपराध के लिए, भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्सम्मत प्रवृत्ति किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। भारत से परे यानी भारत के बाहर ऐसा कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना जो किसी भी विधि या कानून के में विचार करने का आमदा रखता हो या पात्रता हो, तो भारत से किए गए, भारत के बाहर किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा मान लिया जाएगा कि वो कार्य बाहर न किया जाकर भारत में किया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत के कोस्ट गार्ड या नेवल जहाज़ों में भारत के बाहर किया गया कोई ऐसा अपराध जो भारत के बाहर किया गया हो, ऐसा अपराध जिसको माना ही जाएगा कि भारत में किया गया है। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो इसको ये इस तरीके से स्पष्ट कर दें कि जैसे किसी भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर चोरी, हमला या किसी प्रकार के अपराध जो भारत के बाहर हो, तो उसे ऐसा माना जाएगा कि ये हमला या चोरी भारत में ही किया गया है। इसको इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ही उसको दंडित किया जाएगा या फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संहिता के धारा 1 की उपधारा 5 में इस संहिता के उपबंध दिए गए हैं और धारा 1 उपधारा 5 के क भारत से बाहर और परे किसी स्थान भारत के किसी नागरिक द्वारा, मतलब इसका उपबंध कहाँ कहाँ लागू होगा इसके बारे में धारा 1 की उपधारा 5 में विस्तृत वर्णन किया गया है। जैसे क में बताया गया है, भारत से बाहर और किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किया गया अपराध भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत, विमान पर चाहे वह कहीं का भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा, अभी आपको जैसे पीछे उदाहरण के तौर पर बताए थे कि भारतीय नौकायान या जहाज़ों पर, विमानों पर भारत के बाहर किया गया किसी प्रकार का हमला या फिर कोई भी हो, कहीं से भी हो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति पर भी ये उपबंध लागू होते हैं। भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत की ओर परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा, इसको एक तरीके से मान ले साइबर अपराध, जैसे भारत में रखे हुए सुपर कंप्यूटर को चाइना के किसी हैकर या चाइना में रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा भारत के अंदर जो सभी कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर हैं, अन्य लोग उस पर हमला करके डाटा चोरी करना,
जे एक प्रकार का अपराध है और उसे इस धारा के तहत उपबंधित किया जाएगा, इस अधिनियम के तहत उपबंधित किया जाएगा। किए गए किसी अपराध को भी लागू है। मतलब इस प्रकार के आपको कोई भी अपराध यदि यहाँ ये करते हैं, पौध पे करते हैं, बाहर करते हैं, साइबर से करते हैं, राधे राधे, तो भी जे अपराध भी लागू होते हैं। आपको स्पष्टीकरण के तौर पे यहाँ पर एक किताब में दिया गया है। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किए गए ऐसे प्रत्येक कार्य आते हैं जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। भारत के बाहर, जैसे भारत के पोतों पर हमला कर देना, या भारत के अधीन, भारत के अंदर हमला करना, यदि इस संहिता के अधीन दंडनीय है तो वो भी इसी संहिता के अंदर माना जाएगा। कि जैसे भारत के बाहर हमला किया गया हो हमारे पोत पे, तो वो ये मान लिया जाएगा कि हमारे भारत में ही हमला किया गया है उस पोत पे। उदाहरण इसमें दिया गया है एक अच्छा सा, देखते हैं। क जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे हत्या करता है और भारत के किसी स्थान में जहाँ वह पाया जाए, हत्या के लिए विचारी और दोष सिद्ध किया जा सकता है। अर्थात यदि वो भारत के बाहर भारत का ही व्यक्ति है, का जो यदि भारत में भी रहता तो हत्या के लिए वो दोषी पाया जाता, दोष सिद्ध किया जाता और उसको दंडित भी किया जाता। यदि वो कार्य भारत के बाहर भी किया गया है तो भी इस उपबंधों के तहत दंडनीय और विचारणीय होगा। इस संहिता में की गई कोई बात, उपधारा धारा 1 की उपधारा 6, इस संहिता में की गई कोई बात सरकार की सेवा के अधिकारियों, सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह, अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगा। आप लोगों को सरल भाषा में बता दें, मतलब धारा 1 की उपधारा जो 6 है ये बताती है कि शासकीय सेवक जो है उनके लिए कुछ कानून और नियम बनाए गए हैं उनको दंडित करने के लिए, उनके गलत कार्यों को दंडित करने के लिए। आप सबसे सरल ये है कि ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि कोर्ट मार्शल यानी सैनिक लॉ जो होता है, इसके बारे में आप लोग ज़्यादा जानकारी ज़्यादातर सुने होंगे। तो जेल कोर्ट मार्शल मतलब ऐसा, इस उपधारा का कहने का तात्पर्य है कि उपधारा के कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब कोर्ट मार्शल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट मार्शल के जो नियम है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको जो प्रभाव है किसी प्रकार का ऐसे नियम बनाए गए हैं जो सैनिकों के लिए हो या नौसैनिकों और शासकीय सेवकों के लिए, जो नियम बनाए गए, कानून बनाए गए हैं जो दंडनीय या विद्रोह कुछ भी करने पर दंडित किया जाने के लिए, उस पर कोई प्रभाव यानी अधिनियम नहीं डालेगा। ठीक, तारी इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई। चलिए, यहाँ पर आपका धारा 1 समाप्त होता है। धारा 1 में आपको 6 उपधाराएं मिलती हैं जिसमें आपको लागू होने का धारा, संहिता का नाम, इसे लागू करने के बारे में जानकारी दी गई, इसका लोप यदि किया जाता है यानी इसका प्रतिकूल कार्य किया जाता है उसे दंडित किया जा सकता है। इसी अधिनियम के तहत भारत से परे किया गया कार्य भी
जो भारत में दंडनीय विचारणीय है उसे इस संहिता के बंधुक तक माना जाएगा। ऐसे ही उदाहरण के तौर पर भारत के बाहर किसी नागरिक द्वारा या राष्ट्रीयकृत पोत विमान पर, चाहे वह कंप्यूटर संसाधनों के माध्यम से भारत में हमला को, धारा 5 बताएगी। धारा 6 में ये बताती है कि नौसैनिकों या कोई ऐसे ही नियम बनाए गए जो भारत के शासकीय कर्मचारियों या शासकीय सेवकों के लिए, सेवा में अधिकारी कर्मचारी सैनिक जो भी हो, उनके लिए जो दंडित करने के लिए नियम बनाए गए हैं उस पर यह संहिता कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक, इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद है। ठीक, अगली धारा आपको, आज के लिए इतना ही। अगली धारा आपको नेक्स्ट टाइम अगले दिन या जब भी समय मिलता है। ठीक, अब चलने का समय हो गया है, चलते हैं। राधे राधे।